नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित 2 वीडियो पहले ही डाल चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने बात किया है कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, और दूसरे वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित 2 अनुच्छेद जो है 52 और 53 के बारे में चर्चा किए हैं। तो आज उसके हिसाब से भी आज अनुच्छेद 54 पे चर्चा करना होगा। और अनुच्छेद 54 ही कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात करता है, यानी कि राष्ट्रपति को वोट कौन डालेगा। तो अगर आज हम राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में जानना चाहें तो कुछ अनुच्छेदों के बारे में समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद 54 को। पूरा डील नहीं करेंगे, यहां पर सिर्फ समझेंगे क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 54 बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में वोट कौन डालेगा। वोट कौन डालेगा यानी कि इसमें इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है। अनुच्छेद 55 की बात करें तो इसमें बोलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे, यानी कि चुनाव कैसे होगा ये 55 में लिखा है, और चुनाव में वोट कौन डालेगा ये 54 में है। यानी कि 54 में है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालेगा, और 55 में समझेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। उसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 57। तो अनुच्छेद 57 री इलेक्शन की बात करता है, पुनर्निर्वाचन की बात करता है। उसके बाद समझेंगे अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होगा और न ही उसे समाप्त किया जाएगा। और देखिएगा इसमें क्या बात है कि जिस तिथि को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं उस तिथि से 5 साल तक उनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से होता है? चुनाव की तारीख से, इलेक्शन जीतने की तारीख से नहीं, जिस डेट को वे शपथ लेते हैं उस तारीख से 5 साल तक उनका कार्यकाल होता है। 1977 के चुनाव जब हुआ था तो उस समय राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीवा रेड्डी। तो नीलम संजीवा रेड्डी 25 जुलाई को शपथ लिए थे, और तब से लेकर अब तक लगातार जो है 25 जुलाई को ही नए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। इसके पहले जो है बीबी गिरी के पहले, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के मरने के पहले 13 मई को राष्ट्रपति शपथ लेते थे। तो इन अनुच्छेदों के साथ साथ एक और अनुच्छेद का चर्चा करेंगे बीच में, वो है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 इसमें विवाद है। विवाद क्या है? अनुच्छेद 71 में विवाद नहीं है, विवाद है राष्ट्रपति के चुनाव। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी है और साथ में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी है। यानी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह है अनुच्छेद 71 में। अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कुछ और फैक्ट्स को देखा जाए तो सबसे पहले देखेंगे कि 1952 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट बना था। 1952 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट बना। इस एक्ट में अभी तक 3 बार संशोधन किया गया है, लेकिन जब ये एक्ट बना तो उस समय कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक होंगे। 2 प्रस्तावक और
2 अनुमोदक होंगे। जब 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक की बात 1952 में किया गया तो एक व्यक्ति हैं हरिराम। हरिराम के बारे में कहा जाता है कि हरिराम ने लगातार 4 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लगातार 4 बार। जब राष्ट्रपति का चौथा चुनाव 1967 में हो रहा था तो कहते हैं कि हरिराम को एक भी वोट नहीं मिला। अब देखिए 1967 के चुनाव में हरिराम खड़े हैं, चुनाव में उनको एक वोट भी नहीं मिला। जब चुनाव में खड़े हुए होंगे तो जरूर उनको 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक कोई मिला होगा। अब यहां पर सवाल है कि उनको एक भी वोट नहीं मिला, तो जो व्यक्ति उनका प्रस्तावक और अनुमोदक बना था वह व्यक्ति भी जो है उनको वोट नहीं दिया, इनको हरिराम को। तब से फिर हरिराम जो है चुनाव लड़ना छोड़ दिए। कहते हैं कि 1967 के चुनाव में, 1967 के चुनाव में कुल 17 प्रत्याशी थे, कुल 17 प्रत्याशी थे और इन 17 प्रत्याशी में से 9 प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला था। 9 प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि 1952 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट है उसमें 1974 में किया गया संशोधन। 1974 में इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके कर दिया गया कि अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होंगे। 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होंगे। 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होने के बावजूद भी एक व्यक्ति हैं धरती पकड़ सिंह, वो लगातार चुनाव लड़ते रहे। कहते हैं कि सबसे अधिक चुनाव हारने का रिकॉर्ड उनके नाम है। तो ये 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की बात किया। फिर जो है इस एक्ट में एक बार फिर हुआ संशोधन 1997 में, 1997 में हुआ संशोधन। और इस संशोधन के तहत 1997 के संशोधन के तहत जो है इसमें कह दिया गया कि अब जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। ठीक है, तो देखिएगा 1952 का जो प्रेसिडेंशियल एक्ट था उसमें पहले था 2 प्रस्तावक 2 अनुमोदक। उसके बाद 1974 में 1974 में कर दिया गया 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक। और फिर 1997 में 1997 में कर दिया गया 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ रूल्स भी बने थे 1974 में, जो रूल्स ज्यों के त्यों हैं। उस रूल्स में अभी कोई फेर बदल जो है नहीं किया गया है। अब देखिए, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो एक्ट बना था उसके बारे में देखिए। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बातों को अगर पढ़ना चाहे तो कुछ की पॉइंट को देखते हैं। कुछ की पॉइंट यानी कि पंच लाइन बनाते हैं। तो पहला की पॉइंट है राष्ट्रपति के चुनाव को समझने के लिए, पहला की पॉइंट है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन आने की अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। अच्छा, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन में जनता वोट नहीं करता है बल्कि जनता के तरफ से कुछ खास लोग, जनता के तरफ से कुछ खास लोग वोट करते हैं। अच्छा, जब जनता इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोट नहीं करता है और जनता के तरफ से कुछ खास लोग वोट करते हैं तो उस खास लोग को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल, इसको कहते हैं निर्वाचक मंडल। किसको कहते हैं? जो जनता की तरफ से खास लोग जो वोट डाले हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन में
उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल। ठीक है। उसके बाद दूसरा की पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा की पॉइंट है प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व को समझने के लिए समझेंगे कि चूंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन राष्ट्रपति का हो रहा है और डायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है, लोकसभा का, विधानसभा का, ग्राम पंचायत का और नगर निगम का। इसका इलेक्शन जो होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और डायरेक्ट इलेक्शन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, आगे निकलने का सिद्धांत, आगे निकलने की पद्धति। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब है आगे निकलने की पद्धति। इसको हम लोग बोलते हैं अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला जो सिस्टम है वो डायरेक्ट इलेक्शन में होता है, यानी कि लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निगम के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाली पद्धति चलता है। बट यहां पर नहीं चलता है, क्योंकि यहां पर क्या चलेगा, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसको समझेंगे क्या है अनुपातिक प्रतिनिधित्व और क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसको समझेंगे। जबकि तीसरा की पॉइंट अगर बोले तो है सिंगल ट्रांसफेरेबल, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। क्या है तीसरा, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। तो सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट जो है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है एकल हस्तांतरणीय मत, एकल हस्तांतरणीय मत। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब हुआ एकल हस्तांतरणीय मत, फेरेबल FERE। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब एकल हस्तांतरणीय मत। ये तीसरा की पॉइंट है। जबकि चौथा की पॉइंट अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित करे तो वो है फेडरल प्रिंसिपल। क्या है, फेडरल प्रिंसिपल, फेडरल प्रिंसिपल, फेडरल प्रिंसिपल। फेडरल प्रिंसिपल का मतलब हुआ फेडरल प्रिंसिपल। तो फेडरल प्रिंसिपल का मतलब हुआ संघात्मक सिद्धांत। तीसरा क्या है, चौथा संघात्मक, संघात्मक सिद्धांत, फेडरल प्रिंसिपल। तो ये चार की पॉइंट से हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव को समझेंगे। पहला है इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसके लिए आपको इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल को समझना होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व को समझना होगा। तीसरा सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट और चौथा फेडरल प्रिंसिपल। देखिए फेडरल प्रिंसिपल को समझना है तो कई तरह के कंट्री हैं, कई तरह के देश हैं। अगर आप बात करते हैं इंग्लैंड का, अगर बात करते हैं इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड में यूनियन है, यूनियन है, क्योंकि इंग्लैंड में राज्य नहीं है, इंग्लैंड में राज्य नहीं है। अगर बात करते हैं अमेरिका का, तो अमेरिका में फेडरेशन है, अमेरिका में फेडरेशन है, क्योंकि अमेरिका जो है राज्यों की अनुमति से केंद्र बना है। अमेरिका में राज्यों के अनुमति से केंद्र बना है और केंद्र जो है वो राज्य के बात को मानेगा, केंद्र राज्य के बात को मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य अपनी इच्छा से केंद्र को खत्म ही कर देंगे, राज्य अपनी इच्छा से केंद्र को खत्म ही कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो वो क्या है, फेडरेशन है। और इंग्लैंड में क्या है,
यूनियन है, इंग्लैंड में यूनियन है और अमेरिका में फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब कि राज्यों की सहमति से केंद्र बना है और केंद्र राज्य के बातों को मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य जो है अपनी मर्जी से केंद्र को खत्म कर देगा। अगर ऐसा होगा कि राज्य अपनी मर्जी से केंद्र को खत्म कर देगा तो उसको फेडरेशन नहीं, उसको कॉन्फेडरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्फेडरेशन। और कॉन्फेडरेशन जो है वर्तमान में किसी कंट्री में कॉन्फेडरेशन नहीं है। वर्तमान समय में किसी भी कंट्री में कॉन्फेडरेशन नहीं है। हालांकि स्विट्जरलैंड को कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जो है स्विट्जरलैंड को बोला जाता है, बट स्विट्जरलैंड में भी कॉन्फेडरेशन नहीं है। अब बात करें कि इंडिया में क्या है, क्या यूनियन है या फेडरेशन है? तो इंडिया में ना तो यूनियन है और ना ही फेडरेशन है। देखिए, अब बात कीजिएगा कि तब तो अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वहां पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया इसलिए कि उसमें राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। तब बात कीजिएगा अमेरिका के बारे में, बात कीजिए कि अमेरिका में बोले कि राज्य के अनुमति से, सहयोग से केंद्र बना है और राज्य की बात को केंद्र मानेगा, लेकिन राज्य अपनी इच्छा से केंद्र को खत्म नहीं करेगा। हाँ, राज्य अपनी इच्छा से केंद्र को खत्म नहीं करेगा, लेकिन राज्य जो है अलग हो सकता है इसमें, फेडरेशन में। और कॉन्फेडरेशन में क्या है कि राज्य अपनी मर्जी से पूरे केंद्र को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो इंडिया में ना तो यूनियन है और ना ही फेडरेशन है। इसको काजी फेडरल बोला जाता है। इंडिया में क्या है? काजी फेडरल। इंडिया को काजी फेडरल बोलते हैं, काजी फेडरल। काजी फेडरल का मतलब अर्ध संघात्मक। काजी फेडरल का मतलब क्या होता है? अर्ध संघात्मक। तो ध्यान से देखिए, हम 4 की पॉइंट की बात किए। इनडायरेक्ट इलेक्शन, उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तीसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और चौथा फेडरल प्रिंसिपल। इसमें देखिए, अब फिर समझते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन को। इनडायरेक्ट इलेक्शन को समझते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन राष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। राज्यसभा का चुनाव भी इनडायरेक्ट से होता है। विधान परिषद का चुनाव भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है, जबकि लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। जब चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से होगा तो उस चुनाव में जनता वोट डालेंगे, और जब चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन से होगा तो उसमें जनता के तरफ से कुछ खास लोग वोट डालेंगे। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होना चाहिए, यानी कि निर्वाचक मंडल होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यहां पर सवाल उठता है कि जब हमारे देश की जनता 1951 में लोकसभा का चुनाव में वोट डाल सकता है, विधानसभा के चुनाव में वोट डाल सकता है, तो वो जनता राष्ट्रपति के चुनाव में वोट क्यों नहीं डाल सकता है? देखिए, इसका जवाब में 2 बात कहेंगे। पहला बात कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और उसमें किसी एक व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में चुना जाए और किसी एक व्यक्ति को ही राष्ट्रपति बनना होता है, और उस एक व्यक्ति को पूरा देश जाने पहचाने ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि उस समय तक जो काफी लोकप्रिय नेता थे लगभग चले गए थे। महात्मा गांधी चले गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल चले गए थे, नेहरू थे बट पीएम थे, तो कुछ 2-4 गिने चुने और होंगे, बट फिर भी ऐसा बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो पूरा देश वोट मारेगा जिस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को जानता ही नहीं हो, ऐसा उचित नहीं था। और दूसरी बात कहें तो आप राष्ट्रपति को अगर डायरेक्ट इलेक्शन से चुनते हैं, राष्ट्रपति को डायरेक्ट इलेक्शन से चुनते हैं, और आपका प्रधानमंत्री जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन चुनकर आया है। लोकसभा का चुनाव ना होता है डायरेक्ट इलेक्शन से, बट प्रधानमंत्री तो इनडायरेक्ट से ही आए हैं, तो प्रधानमंत्री का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन से हो रहा है। और राष्ट्रपति का चुनाव अगर आप
डायरेक्ट इलेक्शन से कीजिएगा तो क्या आपके देश यानी हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात को मान लेते? ऐसा नहीं होता। और हमने राष्ट्रपति के चुनाव में इंग्लैंड की पद्धति को अपनाया है, ना कि अमेरिका की पद्धति को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहले बताए हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के राष्ट्रपति के बारे में बोले हैं कि भारत के राष्ट्रपति का वही स्थिति है जो इंग्लैंड के सम्राट का है। बस अंतर यही है कि इंग्लैंड के सम्राट का पद वंशानुगत है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है। तो चूंकि हम लोग को चाहिए था एक कमजोर राष्ट्रपति, जो कि ऐसा ना हो कि एक मजबूत राष्ट्रपति चुन ले और बार बार प्रधानमंत्री से टकरा जाए, कोई विधेयक हो उस पर साइन ना करे, तरह तरह की बात होता है। तो हम लोग को चाहिए था कमजोर राष्ट्रपति, और इसलिए हम लोग फॉलो कहां किए? इंग्लैंड के सम्राट को। देखिए इंग्लैंड में 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था, और उस समय जो सत्ता का परिवर्तन हुआ और वहां जो सम्राट बना, इंग्लैंड में जो सम्राट बना, आज तक वहां की क्राउन कभी भी ऐसा नहीं घटना घटा, कभी भी ऐसा मामला नहीं आया कि कोई विधेयक कोई ब्रिटिश मंत्री जो है और कोई ब्रिटिश क्राउन को कोई मंत्री जो है कोई बिल भेजता है उसके पास, और उस बिल को वहां के क्राउन के पास पॉकेट बिटो तो है भी नहीं, पॉकेट बिटो नहीं वहां के क्राउन के पास, सम्राट के पास, और नहीं वह पुनर्विचार के लिए अभी तक किसी विधेयक को भेजा है। तो इसलिए हम लोग को राष्ट्रपति चाहिए था कमजोर, इसलिए हम लोग इंग्लैंड की पद्धति को अपनाए हैं। यहां पर जो हम लोग देखे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता। तो अग्रता ही विजेता को समझने के लिए हम लोग यहां पर बात किए थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या होता है, अगर मान लिया जाए किसी भी विधानसभा की बात करें और विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और वह विधानसभा का चुनाव जो है सांप्रदायिक हो, मान लिया जाए कि वह विधानसभा का चुनाव सांप्रदायिक हो रहा है, उसमें उस विधानसभा के प्रत्येक सीटों पर देख रहे हैं, प्रत्येक क्षेत्र में हिंदू आबादी है 60%, मुस्लिम है 30% और अदर है 10%। अगर चुनाव सांप्रदायिक होगा तो जाहिर सी बात है कि हिंदू उम्मीदवार को वोट कितना मिलेगा? 60%। कितना वोट मिलेगा? 60%। और मुस्लिम उम्मीदवार को वोट मिलेगा 30% और अदर्स को वोट मिलेगा 10%। देखिए वोट इस रेशियो में मिलेगा, लेकिन 60% अगर वोट मिलता है, लेकिन सीट कितना मिलेगा? 100%, है ना? क्योंकि 60% अगर वोट मिलता है हर सीट पे इसको, तो हर सीट पे हिंदू उम्मीदवार क्या होगा? जीतेगा। और सीट कितना मिलेगा? 100%। सीट मिलेगा 100%। यहां पर समझिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को अगर मान लिया जाए किसी विधानसभा में, मान लिया जाए कि 100 सीट है, किसी विधानसभा में 100 सीट है, और विधानसभा में 100 सीट है और कुल वोट वहां का है 1 लाख। 1 लाख वोट है, 1 लाख वोट है, और 1 लाख वोट पर किसी भी विधानसभा के किसी एक क्षेत्र से एक प्रत्याशी को 10,000 वोट मिलता है। 10,000 वोट मिलता है, जो कि सर्वाधिक है। 1 लाख वोट में एक प्रत्याशी को 10,000 वोट मिलता है, जो कि सर्वाधिक है। और बाकी जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, उम्मीदवार खड़े हैं, उनको 10,000 से कम वोट मिलता है। तब क्या है कंडीशन कि इस 10,000 वोट मिलने वाले उम्मीदवार को चुनाव जीत जाने का घोषणा किया जाएगा और वह चुनाव जीत जाएगा। सोच लीजिए कि ए प्रत्याशी को 10,000 लोगों ने अपनाया, जबकि 90,000 लोगों ने उसके पक्ष में वोट नहीं किया या उसको नकार दिया। 90,000 लोगों ने नकार दिया, फिर भी वो जो है जीत गया और वो सरकार बना लेगा। ऐसा कंडीशन जो है
अनुपातिक प्रतिनिधित्व में नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है। इसमें है कि जिस रेशियो में आपको वोट मिलेगा उसी रेशियो में आपका पावर होगा। जिस रेशियो में आपको वोट मिलेगा उसी रेशियो में आपको पावर भी मिलेगा। तो यहां पर हम लोग समझे इसको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को समझे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को भी समझना होगा और फेडरल प्रिंसिपल को भी समझना होगा। अब यहां पर आगे चर्चा करेंगे हम। अब आगे डायरेक्ट इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज है, डायरेक्ट इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको समझेंगे पहले। उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज को समझने के साथ हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में भी इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल बनता है। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसके बारे में, यानी कि खास करके अनुच्छेद 54 को देखेंगे। अभी निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनता के तरफ से कुछ खास लोग गए थे, वे खास लोग कौन कौन हैं? तो पहले नंबर 1 पर सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। पहला नंबर सभी विधानसभाओं के, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भाग लेते हैं। अगर बोले सभी राज्यों के विधान परिषद के सदस्य, तो सभी राज्यों के विधान परिषद के सदस्य जो है इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं है। तो राज्य में देखे, और साथ में अगर बात करें विधानसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य, तो ये भी शामिल नहीं है। विधानसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन होता है एंग्लो इंडियन का। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन वोट दे सकते हैं, तो देखिए एंग्लो इंडियन से दिक्कत नहीं है। अगर वो एंग्लो इंडियन निर्वाचित सदस्य है विधानसभा का तो वो वोट दे सकता है, बट अगर वो एंग्लो इंडियन विधानसभा का मनोनीत सदस्य है तो वोट नहीं देगा। एंग्लो इंडियन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मनोनीत सदस्य से। उसके बाद लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। लेकिन अगर बात करें यहां पर कि लोकसभा के मनोनीत सदस्य, तो यहां पर भाग नहीं लेगा। फिर बात करें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये भाग लेंगे। लेकिन अगर बात करें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, तो ये भाग नहीं लेंगे। ध्यान दीजिएगा इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल है। तो पहले बात किए राज्यों से लाए, तो सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। सभी राज्यों के विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। अब भाग क्यों नहीं लेंगे? रीजन है कि चूंकि सभी राज्यों में विधान परिषद है नहीं। अगर सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है और विधान परिषद के सदस्यों को वोट देने का अधिकार दे दिया जाए तो किसी राज्य में ज्यादा वोटर्स हो जाएंगे और ज्यादा वोट हो जाएगा, इसीलिए यहां नहीं दिया गया। और विधानसभा के मनोनीत सदस्य को वोट देने का अधिकार इसलिए नहीं दिया गया
चूंकि इसको राज्यपाल मनोनीत करते हैं और राज्यपाल का संबंध राष्ट्रपति से है, तो यहां पर हितों का टकराव है। इस कारण जो है विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बट लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इसका मनोनयन भी जो है राष्ट्रपति ही करते हैं और यहां भी सीधे हितों का टकराव है। फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बट राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि 12 सदस्यों का मनोनयन वहां भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इस बात को समझे पहले कौन कौन भाग लिया और कौन कौन भाग नहीं लिया। अब यहां पर देखिए कितना वोटर्स है, राष्ट्रपति के चुनाव में कितना वोटर्स हैं वो देखिए पहले। तो यहां जो बात किए पहले सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 4120 है। कितना है? 4120। तो इतना वोटर्स हैं कहां से? राज्यों के विधान सभाओं से। उसके बाद बात करें 2 नंबर पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए लोकसभा की अगर सीटों की बात करें तो लोकसभा में 550 प्लस 2 सीट है, 550 प्लस 2, ये 2 तो एंग्लो इंडियन है। तो एंग्लो इंडियन जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, तो ये एंग्लो इंडियन तो भाग लेगा नहीं। और ये 550 जो बाकी बचता है, इस 550 में 543 क्या है? निर्वाचित है। 543 क्या है? निर्वाचित है। और इसमें से 7 जो है अभी नहीं है, ये यूटी के लिए रिजर्व रखा गया है, यूटी के लिए आरक्षित रखा गया है। यानी कि अगर लोकसभा के सीट को बढ़ाना होगा तो ये सीट 7 किसको मिलेंगे? यूटी को ही मिलेंगे, यानी कि यूनियन टेरिटोरीज, केंद्र शासित प्रदेश को मिलेंगे। अच्छा, एक बात और छोड़ दिया हम, एक बात और छूटा कि संविधान का 17वां संशोधन, संविधान का 17वां यानी कि 17वां संशोधन जो है हुआ, संविधान का 17वां संशोधन 1992 में हुआ। और 1992 में कहा गया कि जिस यूटी में विधानसभा है, उस विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो चूंकि उस समय दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा था, तो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार मिल गया। तो इस प्रकार यहां लोकसभा से देखें तो लोकसभा से आता है 543 वोटर्स। लोकसभा से कितना आ गया? 543 वोटर्स। उसके बाद बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा में अभी वर्तमान में जो सीटों की संख्या है वो है 250। राज्यसभा में कितना है? 250। और इस 250 में 12 का होता है मनोनयन, 12 का होता है मनोनयन जो कि राष्ट्रपति करते हैं। तो ये 12 भी भाग नहीं लेगा, तो बाकी बच गया 238। ये 238 में 5 अभी भी रिजर्व है, तो बच गया 233। तो राज्यसभा से कितना आ गया? 233। तो लोकसभा और राज्यसभा से कुल मिला के 3 3 6 4 3 7 अपान 2 776 वोटर्स आ गए। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा से कितने वोटर्स हैं? 543 और राज्यसभा से कितने हैं? 233। यानी कि कुल 776 वोटर्स कहां से इसको मिल गए? केंद्र से, लोकसभा और राज्यसभा से। और पूरे विधानसभा से कितने वोटर्स हैं? 4120।
4120 वोटर्स जो हैं आपको मिल गए विधानसभा से। तो कुल मिलाकर कितने वोटर्स हो गए? 4120 अब प्लस 776, यानी कि 4896। तो कुल वोटर्स हो गए 4896। तो अभी हम समझे इंडिया के राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, निर्वाचक मंडल बनता है, तो उस इलेक्टोरल कॉलेज में कितने वोटर्स होते हैं? तो देखिए कितना होते हैं, 4896, जिसमें राज्यसभा से 233, लोकसभा से 543 और सभी राज्यों के विधानसभा से 4120 टोटल हो गया 4896। तो अभी हम समझे भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो बना इलेक्टोरल कॉलेज, उसमें फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो बनता है इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल, उसमें कितने वोटर्स होते हैं और कितने वोट होता है, उसका चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। और साथ में ही अपने देश के राष्ट्रपति के चुनाव के मुद्दा को भी आगे बढ़ाएंगे। इसमें और कौन कौन सा फैक्ट्स है उसको आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखेंगे। जब तक पूरी तरह से आपको समझ में ना आ जाए तब तक देखते रहिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।